जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में, जो कि हम लोगों की एकदम इमीडिएट नेबर कंट्री है। हम लोगों का आज का वीडियो जो है वो है बांग्लादेश एक कंट्री ऑफ कैओस। तो 2024 जुलाई और अगस्त महीने में बांग्लादेश के अंदर एक पॉलिटिकल कूप हुआ। तो उसके बाद से बांग्लादेश के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आया, फिर एक सिविल सोसाइटी में एक इंस्टेबिलिटी आया। और वो इंस्टेबिलिटी कैसे बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशन है, जो फॉरेन पॉलिसी था इंडिया के बांग्लादेश के प्रति, तो ये सारे के ऊपर कैसे इफेक्ट किया और कैसे इंडिया और बांग्लादेश का जो रिलेशन है वो धीरे धीरे करके डिटोरेट हुआ। इस सारे चीज़ के ऊपर, सारे एस्पेक्ट के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और हम पहले जान लेंगे क्यों बांग्लादेश के अंदर ये पॉलिटिकल कूप हुआ, उसका पीछे मेन रीज़न क्या था। इन सारे चीज़ के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बांग्लादेश एक कंट्री ऑफ कैओस। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो कैओस का जो चीज़ है, मतलब कैओस का जो हिस्ट्री है, ये बांग्लादेश के अंदर ये 2024 में जो हुआ जुलाई अगस्त में, ये नया नहीं था। अगर हम बांग्लादेश की हिस्ट्री अगर देखें, बांग्लादेश के अंदर टोटल 1971 के बाद से, मतलब 1975 के बाद से बांग्लादेश के अंदर 2009 तक लगभग 29 कूप हुआ था। 29 मिलिट्री कूप हुआ बांग्लादेश के अंदर। अगर हम 2024 का जुलाई और अगस्त का भी पकड़ ले तो ये संख्या, ये नंबर 30 हो जाता है। ठीक है, तो लगभग अगर बांग्लादेश के अंदर 30 मिलिट्री और पॉलिटिकल कूप हुआ। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या देख लेंगे, ये सारे 29 जो मिलिट्री कूप हुआ, इसके ऊपर तो हम आज चर्चा नहीं करने वाले। तो जो मेन जो कूप हुआ था बांग्लादेश के अंदर, कूप हुआ था, उसके ऊपर हम एक बार बात कर लेंगे। तो सबसे पहले 1971 में बांग्लादेश बना इंडिया की मदद से, पाकिस्तान को हरा के, पाकिस्तान आर्मी को हरा के, इंडियन आर्मी की मदद से बांग्लादेश दुनिया के सामने एक देश बन के उभर के आया। तो उसके बाद बांग्लादेश के जो पीएम बने वो है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, तो 1975 में क्या हुआ, 1975 में उस टाइम जो बांग्लादेश के अंदर जो आर्मी जनरल थे उनका नाम था जियाउर रहमान। तो उन्होंने क्या किया, उनके नेतृत्व में बांग्लादेश आर्मी के कुछ ऑफिशियल ने बंगबंधु मुजीबुर रहमान को गोली से मार दिया गया और उनके फैमिली के हर एक मेंबर को मार दिया गया था। लगभग उनके फैमिली में जो भी जितना भी मेंबर थे, सब जो बांग्लादेश के अंदर मौजूद थे, उनके घर में मौजूद थे, उन सबको मार दिया गया। 2 मेंबर बच गए थे। एक थे शेख हसीना, जो कि उनकी बेटी थी, और उनकी दूसरी एक बेटी थी जो शेख हसीना के साथ यूरोप में थी उस टाइम उनके हस्बैंड के साथ। तो उन 2 बहन, शेख मुजीबुर रहमान की 2 बेटी उस जो कूप हुआ था उसमें बच गई थी। तो ठीक है, तो इन जियाउर रहमान ने, इनके नेतृत्व में इनको मार दिया गया था। ठीक है, तो फिर उसके बाद जियाउर रहमान जो उस टाइम आर्मी के चीफ थे बांग्लादेश के, वो गद्दी संभाल लिया, बांग्लादेश के पावर को अपने हाथ में कंट्रोल में ले लिया। और 1981 आते आते क्या हो गया, 1975 से 1981 आते आते क्या हुआ गया, जियाउर रहमान के खिलाफ एक प्लॉटिंग हुआ और जियाउर रहमान को असैसिनेट कर दिया गया था। ठीक है, तो जो आप काम करोगे तो आप रिटर्न में वही पाओगे। तो यही उसका उधर हिस्ट्री हमेशा रिपीट होता है। तो इन्होंने इनको मारा और किसी ने इनको मारा, इनकी मिलिट्री ने इनको फिर से मार दिया 1981 के। उसके बाद जियाउर रहमान के बाद जो अब्दुल सत्तार करके एक इंसान जो रहमान का सक्सेसर बने थे, उनके खिलाफ हुसैन मोहम्मद इरशाद, ये उस टाइम के एक मिलिट्री ऑफिशियल थे बांग्लादेश आर्मी के अंदर 1982 में। तो उन्होंने उनको भी पावर से हटा के खुद बैठ गया। और ये जो इंसान थे हुसैन महमूद इरशाद, ये आने के बाद बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज आया। क्या चेंज आया, बांग्लादेश को इस्लामिस्ट नेशन करके डिक्लेयर कर दिया गया। उनका जो स्टेट रिलीजन होगा वो इस्लाम होगा। ये उसके पहले बांग्लादेश एक सेकुलर टाइप के नेशन थे, लेकिन ये जो इंसान आया हुसैन मोहम्मद इरशाद, इन्होंने क्या किया, बांग्लादेश को एक इस्लामिस्ट कंट्री बना दिया। ठीक है, और बांग्लादेश की गद्दी पे, पावर की गद्दी में बैठ गया। फिर 2007 आते आते एक मिलिट्री कूप की और कोशिश हुआ था, उसको क्रैकडाउन कर दिया गया। उसके बाद 2009 में शेख हसीना जी पावर में आए। फिर 2009 में क्या हुआ, आर्मी के अंदर ही, जैसे कि हमारे इंडियन आर्मी के अंदर बहुत सारे डिवीज़न होता है, इंडियन आर्मी होता है, फिर बीएसएफ होता है, फिर आईटीबीपी मतलब इंडियन तिब्बतियन पुलिस फोर्स होता है, ये सारे जो डिवीज़न होता है। तो इसके अंदर क्या हुआ, तो एक पैरामिलिट्री जो डिवीज़न था बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने अपने जो तनख्वाह था, जो उनको जो सैलरीज मिल रहा था, उसके ऊपर वो खुश नहीं थे। ठीक है, तो इसके वजह से उन्होंने बांग्लादेश गवर्नमेंट के खिलाफ एक मिलिट्री कूप
अनाउंस कर दिया था, रेबेलियन ग्रुप मतलब रेबेल बन के बांग्लादेश गवर्नमेंट के खिलाफ ही काम करने लगा था। तो उसके चलते हुए मतलब जो रिवोल्ट हुआ था मिलिट्री के पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर बांग्लादेश के अंदर उस टाइम, तो उसके चलते हुए 70 लोगों की जान चली गई। और ये जो म्यूटिनी था ये बहुत सारे जगह पे 6 दिन तक स्प्रेड होता गया। फिर गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके इसको कंट्रोल कर लिया था। फिर 2012 में क्या होता है, फिर से एक रिटायर्ड आर्मी जनरल बांग्लादेश के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि बांग्लादेश के अंदर शहरिया लॉ जो कि इस्लामिस्ट लॉ है उसको इम्प्लीमेंटेशन बांग्लादेश के अंदर होना चाहिए, उसको एक्टिव होना चाहिए। इसके ये बात बोल के उन्होंने एक कू करने की कोशिश की 2012 में। और फिर 2024 में ये आज जो हम लोग देख रहे हैं, जो शेख हसीना जी के सरकार के खिलाफ एक पॉलिटिकल कू हुआ और उनको पीएम की जो पोस्ट थी, जो गद्दी थी, उनको छोड़ के इंडिया में पॉलिटिकल असाइलम लेना पड़ा। तो ये सारे जो कैओस का जो हिस्ट्री है ये बांग्लादेश के अंदर आज के लिए नया नहीं है, 2024 में पहली बार नहीं हुआ है। ये जो कैओस करने का जो हिस्ट्री है ये बांग्लादेश के अंदर बहुत पुराना है, जो 1975 से चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बांग्लादेश की कूप की हिस्ट्री, जो कि इसमें हम सारे चीज़ को डिस्कस नहीं किए थे, टोटल 29 बार हुआ है। तो हम जो इंपॉर्टेंट थे उनको थोड़ा सा देख लिए, क्योंकि उनको हिस्ट्री समझना था कि बांग्लादेश में ये कल्चर है पहले से ही, जो कूप होने का जो कल्चर है। ठीक है, तो अब हम आएंगे 2024 में जो कू हुआ, जो पॉलिटिकल कू हुआ, उसके पीछे मेन कारण क्या था। तो अगर हम इसके पीछे जो मेन कारण जो था बांग्लादेश के अंदर ये जो पॉलिटिकल कू हुआ, उसके पीछे जो मेन कारण था वो था उनका जो बांग्लादेश के अंदर जो कोटा सिस्टम था, मतलब गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो बांग्लादेश के अंदर जो कोटा सिस्टम है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होते होते वो एक तरीके से पॉलिटिकल कू में बदल गया। ठीक है, तो पहले हम क्या समझेंगे, पहले हम कोटा सिस्टम को, बांग्लादेश के अंदर जो कोटा सिस्टम है उसको समझेंगे। फिर हम समझेंगे ये कोटा सिस्टम को पकड़ के कैसे कैसे ये जो प्रोटेस्ट है वो ग्रो करता गया और लास्ट में जाके पीएम शेख हसीना जी को रिजाइन करना पड़ा। ये सारे चीज़ हम धीरे धीरे करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम कोटा सिस्टम को समझते हैं। तो बांग्लादेश के अंदर जितना भी ग्रुप ए और ग्रुप बी टाइप का जो जॉब होता है, गवर्नमेंट जॉब होता है, उसमें 1971 मुक्ति युद्ध मतलब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद 1972 में क्या हुआ था, 1972 में जो कोटा बनाया गया था उसमें अंदर 30% जो रिजर्वेशन है जॉब का वो किसको दे दिया गया, वो फ्रीडम फाइटर लोगों को दे दिया गया। फ्रीडम फाइटर मतलब उस टाइम 1971 में जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था उसमें मुक्ति बाहिनी के अंदर जो भी बांग्लादेश के लोग लड़ाई किए थे पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, उनको फ्रीडम फाइटर बोला जाता है बांग्लादेश के अंदर। तो उनको गवर्नमेंट जॉब में 30% सीटें दे दिया गया, रिजर्वेशन दे दिया गया। उसके बाद 10% किसको दे दिया गया, 10% दे दिया गया वॉर में जो भी महिलाएं अफेक्टेड हुआ था, बहुत सारे, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ने बहुत सारे औरत की, बहुत सारे महिला की ज़िंदगी ख़त्म कर दिया था, उनके साथ बलात्कार, उनके साथ रेप, ये सारे चीज़ करके बहुत सारे फैमिली को उजाड़ दिए थे। तो इन सारे महिला को गवर्नमेंट जॉब में 10% ये रिजर्वेशन दिया गया। फिर 40% रिजर्वेशन डिस्ट्रिक्ट बेस्ड दिया गया। मतलब बांग्लादेश के अंदर अगर आज के हिसाब से देखें 64, लगभग 64, एकदम कन्फर्म नहीं हूँ मैं, लेकिन 64 डिस्ट्रिक्ट है। तो उसी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हर एक टोटल 40% जो गवर्नमेंट जॉब का जो रिजर्वेशन है वो डिस्ट्रिक्ट को मिल बांट के दिया गया था। और उसके बाद 20% मेरिट बेस, जो भी मेरिट के हिसाब से उनके ऊपर आएगा, तो उसके ऊपर 20% मेरिट बेस कोटा था। ठीक है, ये 1972 में था। उसके बाद 1976 आते आते क्या हुआ, जो डिस्ट्रिक्ट कोटा था, मतलब ये जो 40% कोटा था डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो वो घटा के 20% कर दिया गया और बाकी मेरिट में जो कोटा आता है उसको 20% से 40% कर दिया गया। ठीक है, ये हो गया 1976 की बात है। फिर आता है 1985 में क्या हुआ, जो वॉर इफेक्टेड वुमेन के लिए जो 10% कोटा था, उसी कोटे को 10% कोटे को हर एक वुमेन के लिए ओपन कर दिया गया था। मतलब 10% कोटा, 10% सीटें गवर्नमेंट जॉब की सीटें वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फ्रीडम फाइटर का जो कोटा था वो 30% ही था, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कोटा था वो 1976 में 40 से 20 हो गया था और 1985 आते आते वो डिस्ट्रिक्ट कोटा 10% में आ गया था, उसको 10% कर दिया गया। और मेरिट वाले कोटे को 45% कर दिया गया। जो 1976 में 40% था उसको 45% कर दिया गया और 5% कोटा इंट्रोड्यूस किया गया किसके लिए, इंडिजिनस कम्युनिटी के लिए। इंडिजिनस कम्युनिटी मतलब जो भी ट्राइबल लोग हैं बांग्लादेश के अंदर उनके लिए। ठीक है, ये हो गया 1985 की बात है। फिर 1997 आते आते क्या होगा, कोटा एक्सटेंडेड टू चिल्ड्रेन ऑफ फ्रीडम फाइटर। यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत चालू हुआ। क्या हुआ, ये जो 30% जो कोटा था जो फ्रीडम फाइटर के लिए
दे के बैठे थे 1972 में, उस कोटे को फ्रीडम फाइटर के जो नेक्स्ट जनरेशन था, उनका जो बेटा और बेटी पैदा हुआ, उनके ऊपर भी वो लागू हो गया, मतलब वो एक्सटेंड कर दिया गया था कि फ्रीडम फाइटर लोगों की जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी ये 30% कोटा अवेल किया जाएगा, वो भी उनको भी 30% कोटा मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, ये हो गया 1997 की बात है। फिर 2010 आते आते क्या हुआ, ये जो फ्रीडम फाइटर का जो 30% कोटा था वो उसके नेक्स्ट जनरेशन के बाद उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के जो जनरेशन आया उसके भी ऊपर ये कोटा एप्लीकेबल कर दिया गया, मतलब उसके ऊपर भी एक्सटेंड कर दिया गया कि जो फ्रीडम फाइटर के जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उन लोगों को भी ये जो बांग्लादेश के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब है, ग्रुप ए और ग्रुप बी का सिविल सर्विस का, तो उनमें उनको ये 30% कोटा मिलने लगा, जो कि फ्रीडम फाइटर के ग्रैंड चिल्ड्रन थे। यहाँ से जो आम लोग हैं उनके अंदर एक वो गवर्नमेंट के खिलाफ एक क्या बोलते हैं, एक नाखुशी, मतलब यहाँ से गवर्नमेंट के खिलाफ जो आम लोग हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाने लगे, क्योंकि उनका जो स्टूडेंट थे, जो कि नॉर्मल स्टूडेंट थे, उन लोगों ने बोलने लगा जी जो कि ग्रैंड जो चिल्ड्रन है फ्रीडम फाइटर लोगों की, वो फ्रीडम फाइटर जो फ्रीडम का जो लिबरेशन वार हुआ था बांग्लादेश, वो बहुत पहले हो चुका होगा, उसके 30-40 साल बाद क्यों उनको दिया जा रहा है, ग्रैंड चिल्ड्रन को भी ये जो आरक्षण है, ये जो रिजर्वेशन है 30%, ये क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि वो तो लिबरेशन वार के साथ उनका कोई लेना देना तो है नहीं बांग्लादेश के, वो तो उनके बाप दादा लड़े थे। तो इसी बात को चलते हुए गवर्नमेंट के खिलाफ थोड़ा सा आम लोगों के अंदर एक डिप्रेशन बोल लीजिए, एक उनका खिलाफ जो गवर्नमेंट के खिलाफ एक सोच धीरे धीरे करके जनरेट होता गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर 2012 आते आते एक नए कोटा को इंट्रोड्यूस किया गया, 1% कोटा। ये 1% कोटा किसको दिया गया, जो फिजिकल जो डिसेबिलिटी, मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप थे उनके लिए 1% कोटा दिया गया। तो अगर 2012 का अगर सिस्टम को हम समझने की कोशिश करेंगे तो इस पिक्चर से हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। 44% कोटा मेरिट बेस था, 30% कोटा फ्रीडम फाइटर के जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे उनके लिए थे, और 10% कोटा था बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में, जो ट्राइबल लोग थे, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश के अंदर, जो जगह बैकवर्ड है। ठीक है, तो वहाँ पे 10% कोटा दिया गया, और बाकी 10% कहाँ चला गया, बाकी 10% चले गए वुमेन, महिला के लिए, और 5% रहा माइनॉरिटीज़, मतलब हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट जो भी बांग्लादेश के अंदर था उनके लिए 5% कोटा रिजर्व कर दिया गया, और 1% कोटा किसके लिए हो गया, फिजिकली चैलेंज लोग जो कि फिजिकली डिसेबल्ड थे। ये 2012 की बात है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक था। फिर 2018 आते आते नेशन वाइड एक बड़ा सा प्रोटेस्ट होने लगा, ये जो 30% कोटा है इसको लेके, क्योंकि लोगों का कहना ये था ये जो ग्रैंड चिल्ड्रन को हम लोग 30% कोटा दे रहे हैं, ऐसे तो गवर्नमेंट जॉब बांग्लादेश के अंदर बहुत कम है। ठीक है, उसके ऊपर से 30% कोटा हम लोग दे रहे हैं, किसको, जो ग्रैंड चिल्ड्रन वाले हैं फ्रीडम फाइटर के, उनको दे रहे हैं। तो इनको देने के लिए ये बात ज़रूरी नहीं था कि इनको दिया जाए, क्योंकि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के साथ इनका कोई लेना देना था नहीं। तो इसके चलते हुए 2018 में पूरा देश जोड़ के, मतलब पूरा नेशन वाइड बांग्लादेश के अंदर ये एक बड़ा सा प्रोटेस्ट हुआ, और उसके चलते हुए ये जो 30% का जो कोटा है, जो रिजर्वेशन सिस्टम था बांग्लादेश के अंदर, वो कैंसिल कर दिया गया था 2018 में। उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा था। 2024 आते आते अचानक से 5 जून को बांग्लादेश के अंदर एक हाई कोर्ट ने क्या किया, ये जो 30% कोटा जो डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर को, ग्रैंड चिल्ड्रन को दिया जा रहा था 2018 से पहले, उसको फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया। उन्होंने बोला कि ये कोटा फिर से देना चाहिए ग्रैंड चिल्ड्रन को। तो ये क्यों किया हाई कोर्ट ने बांग्लादेश की, ये कोई नहीं जानता। तो अचानक से ये लाने की ज़रूरत क्या था, ये गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया था। शेख हसीना जी का जो पीएम जो गवर्नमेंट चल रहा था आवामी लीग का, उस गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस नहीं किया। अचानक से हाई कोर्ट ने इस बात को बोल दिया कि जो 30% जो फ्रीडम फाइटर के जो ग्रैंड चिल्ड्रन को जो 2018 से पहले जो कोटा मिल रहा था, वो फिर से देना चाहिए, और इसके चलते हुए एक ऑर्डर भी पास करवा दिया। लेकिन ये क्यों किया किसी को नहीं मालूम। फिर जब से ये 5 जून को ये अनाउंस हुआ, हाई कोर्ट ने ये अनाउंस किया बांग्लादेश के अंदर, एक हाई कोर्ट ने, फिर 6 जून से बांग्लादेश के अंदर फिर से एक प्रोटेस्ट चालू हो गया। उसका डिमांड ये था कि कैंसलेशन ऑफ कोटा सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया कोटा सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है बांग्लादेश के अंदर, ये हम लोगों ने समझनी है। अब हम देखेंगे जो 5 जून के बाद 6 जून से जो प्रोटेस्ट चालू हुआ बांग्लादेश के अंदर, वो कैसे कैसे
आगे बढ़ा और कैसे कैसे ये प्रोटेस्ट और बड़ा होता गया और लास्ट में जाके शेख हसीना जी को अपने पीएम का जो पद है उसको छोड़ना पड़ा और भारत आके पॉलिटिकल असाइलम लेनी पड़ी। तो ये सारे चीज़ हम देखेंगे। तो अब हम देखेंगे जून 5 के बाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था उसके बाद से बांग्लादेश के अंदर कैसे प्रोटेस्ट शुरू हुआ और प्रोटेस्ट कैसे आगे बढ़ा और लास्ट में जाके कैसे इस प्रोटेस्ट की वजह से पीएम शेख हसीना जी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और भारत आनी पड़ी। तो सबसे पहले हम देखेंगे 5 तारीख को क्या हुआ। जून 5 को 2024 जून 5 को क्या हुआ, बांग्लादेश की एक हाई कोर्ट ने जो 30% कोटा फॉर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए था गवर्नमेंट जॉब के अंदर, उसको फिर से लाने की बात की। उसके बाद 6 तारीख से प्रोटेस्ट चालू हो गया और वो प्रोटेस्ट 7 जून, एक दिन बाद जून 7 आते आते बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया और गवर्नमेंट को खिलाफ ये कोटा ना लाने की जो बात है, जो डिमांड है, वो आगे आने लगा और मिड जून तक प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन ये प्रोटेस्ट मिड जून तक, जो जून 5 से शुरू हुआ और मिड जून तक ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण था। मतलब कोई भी वायलेंस इस प्रोटेस्ट के अंदर नहीं था। ये प्रोटेस्ट लगभग शांति से चल रहा था, ठीक है, जो कि एक टाइप का सिविल डिसओबीडियंस जो होता है वही चल रहा था, ठीक है। उसके बाद जुलाई 24 आते आते उनका जो मेजर सिटी है ढाका, मतलब जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, उसके गवर्नमेंट ने जो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है उसमें ब्लैकआउट कर दिया, ठीक है। उसके वजह से प्रोटेस्ट और इंटेंसिफाई हुआ और ऐसे बात चलने लगी कि गवर्नमेंट के हाथ लगभग 19 लोगों की मौत हो गई। ये सारे चीज़ उस प्रोटेस्ट के अंदर हो रहा था, ठीक है। फिर होते होते जो प्रोटेस्ट जून में शांतिपूर्ण था वो जुलाई आते आते एक वायलेंस का रूप ले लिया, ठीक है। फिर जुलाई 19 आते आते वायलेंस इतना ज़्यादा हो गया कि गवर्नमेंट की वेबसाइट भी हैक हो गई और सारे रास्ते में ढाका शहर की जो मेन रास्ते जो मेन स्ट्रीट था सारे के ऊपर एक कैओस होना चालू हो गया। फिर जुलाई 21 आते आते सुप्रीम कोर्ट ने, बांग्लादेश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बोला कि जो 30% कोटा था फ्रीडम फाइटर के ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए वो घटा के 5% कर दिया जाएगा और बाकी सारे कोटे के अंदर जो जॉब है उसको मेरिट लिस्ट में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो जो चीज़ 30% था वो उसने उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने 5% में ला दिया, ठीक है। ये हुआ। फिर थोड़े दिन के लिए ये आंदोलन, ये जो चल रहा था, जो प्रोटेस्ट चल रहा था गवर्नमेंट के खिलाफ, वो थोड़ा सा शांत पड़ गया, ठीक है। लोगों को लगा कि धीरे धीरे करके जो सुप्रीम कोर्ट के जो राय है, जो उनका डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट की, बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट की, तो उसको लेके पब्लिक खुश हो गया और धीरे धीरे करके सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगस्त आते आते अचानक से क्या हुआ, अचानक अगस्त के 3 तारीख को अचानक से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट और इंटेंसिफाइंग प्रोटेस्ट विथ वायलेंस ढाका के अंदर चालू हुआ। उनका जो लोग इस प्रोटेस्ट में थे उनका डिमांड ये था, जब जुलाई और जून में जब प्रोटेस्ट चल रहा था गवर्नमेंट के खिलाफ, तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल के हाथों, मतलब गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटी फोर्स है उनके हाथों बहुत सारे आम इंसानों की मौत हुई है, लगभग 100 से ज़्यादा। तो उन सारे के लिए जो लोग गवर्नमेंट के सिक्योरिटी फोर्स के, मतलब पुलिस मान लीजिए, आर्मी मान लीजिए, पैरामिलिट्री मान लीजिए, जो गवर्नमेंट के अंदर काम करता है, तो वही गवर्नमेंट के अंडर जो लोग काम करते हैं, जो सिक्योरिटी फोर्स के अंदर, उनके हाथ जिन लोगों की मौत हुई है वायलेंस की वजह से, तो उनके लिए जस्टिस चाहिए। तो ये जो हिसाब उन्होंने बोला, जो भी प्रोटेस्टर था अगस्त महीने में, उन्होंने बोला कि जिनका मौत हुआ है प्रोटेस्ट के दौरान, जो आम इंसानों का मौत हुआ है, तो उनके लिए जजमेंट, मतलब जस्टिस चाहिए। और ये जस्टिस कैसे होगा, ये जस्टिस ऐसे होगा कि शेख हसीना जी को अपना कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ अचानक से एक हाईकोर्ट की राय से, वो प्रोटेस्ट था कोटा, जो 30% जो ग्रैंड चिल्ड्रन के, फ्रीडम फाइटर के ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए जो 30% कोटा था गवर्नमेंट जॉब में, उसको बंद करवाने की जो प्रोटेस्ट था, वो प्रोटेस्ट फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो जो 30% हो 5% में ला दिया। फिर भी ये प्रोटेस्ट रुका नहीं, इस प्रोटेस्ट को और इंटेंसिफाई किया गया और अंत में डिमांड ये बन गया, जिसका डिमांड था 30% को बंद करना, वो डिमांड क्या बन गया, लास्ट में प्रोटेस्टर की डिमांड ये हो गया कि शेख हसीना जी को अपना कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, जो कि एक इलेक्टेड पीएम थे।
बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। तो अंत में अगस्त 5 तारीख को शेख हसीना जी अपना कुर्सी छोड़े, अपना पद छोड़े, पीएम की पोस्ट से रेजिग्नेशन शायद दिया है, शायद नहीं दिया, इसको लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो जो भी है उनका कुर्सी छोड़ के उन्होंने बांग्लादेश छोड़ के इंडिया में पॉलिटिकल असाइलम ले लिया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था, कोटा सिस्टम का कॉन्सेप्ट था। फिर कैसे आंदोलन कोटा सिस्टम को लेकर कैसे 2024 में जून महीने में आंदोलन चालू हुआ बांग्लादेश के अंदर, वो आंदोलन कैसे इंटेंसिफाई हुआ, उसके अंदर कैसे लोगों की मौत हुई, वायलेंस इरप्ट हुआ। फिर उस मौत के खिलाफ जो और इस मौत के लिए उन जो आम इंसानों की मौत हुई उस वायलेंस के अंदर, उनके जस्टिस के लिए फिर से कैसे मॉब और भी एग्रेसिव हो गया और लास्ट में जाके कैसे शेख हसीना जी को अपना पीएम पद छोड़ना पड़ा। ये सारे चीज़ हम लोग डिस्कस कर लिए। अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे दो इंसान के बारे में। एक तो शेख हसीना जी जो कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे बांग्लादेश की, और एक है वाकर उज जमान। ये कौन है? ये है शेख हसीना जी जब प्राइम मिनिस्टर थे। ये इंसान बांग्लादेश की आर्मी चीफ थे, ठीक है, अभी भी है। तो और शेख हसीना जी जब बांग्लादेश छोड़ दिए उसके बाद सबसे पहले ये इंसान वाकर उज जमान ये प्रेस के सामने आके बात किया और बोला कि हम लोग देश को स्टेबल रखेंगे, मतलब बांग्लादेश को स्टेबल रखेंगे और एक इंटरिम गवर्नमेंट हम बनाने की कोशिश करेंगे। फिर वो इंटरिम गवर्नमेंट कुछ दिन बाद एक फेयर इलेक्शन करवाएगा बांग्लादेश के अंदर और फिर सरकार चुनी जाएगी। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जानना है हमें। तो पहले हम शेख हसीना जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो शेख हसीना जी, इनको बांग्लादेश की आयरन लेडी भी बोला जाता है और ये शेख हसीना जी बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी का बेटी है। तो इन्होंने 2 बार बांग्लादेश की एज ए पीएम बांग्लादेश को सर्व किया। पहले टर्म किया था 1996 से 2001 तक, फिर 2009 से 2024 तक, मतलब जब तक ये आंदोलन ख़त्म हुआ और उनको बांग्लादेश छोड़नी पड़ी तब तक ये बांग्लादेश के अंदर ऐसे पीएम बांग्लादेश को सर्व कर रही थी। तो ये पहला इनका जो आइडेंटिटी है वो है ये बंगबंधु मुजीबुर रहमान जी का बेटी, ठीक है। फिर इन्होंने जब 1975 में बंगबंधु को मार दिया गया उसके बाद उन्होंने 1981 तक इंडिया में रही। यूरोप से इंडिया आ गई थी, इंडिया के अंदर सिक्योर कंडीशन में रही, पॉलिटिकल असाइलम के अंदर उन्होंने इंडिया के अंदर कुछ साल बिताया। फिर 1981 आते आते 6 साल के बाद उन्होंने बांग्लादेश रिटर्न की और बांग्लादेश आके उनका पिताजी का जो पार्टी था अवामी लीग, उनको वो पार्टी को धीरे धीरे फिर से बिल्डअप किया, एक एक करके इंसानों को जोड़े। फिर उस इंसान के वजह से लोगों के साथ पार्टी का जुड़ाव हुआ। फिर एक एक करके ब्रिक बाई ब्रिक पार्टी को स्टेबलाइज किया, उनको बनाया। फिर जाके अवामी लीग पार्टी शेख हसीना जी की नेतृत्व में बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन में जीती और शेख हसीना जी एज ए पीएम बांग्लादेश में एज ए लीडर उभर के आई, ठीक है। तो ये था उनकी आइडेंटिटी, ठीक है। तो एक तरीके से शेख हसीना जी लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम भी है बांग्लादेश की। तो उनके टाइम में एक तो बांग्लादेश के अंदर उन्होंने इकोनॉमिकल ग्रोथ करवाया बहुत ज़्यादा, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर ऐसा तो कोई इंडस्ट्री था नहीं। तो उन्होंने शेख हसीना जी बांग्लादेश के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प किया और धीरे धीरे करके वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम होने लगा, ठीक है। पहला तो इकोनॉमिकल ग्रोथ हुआ बांग्लादेश के अंदर, ग्रोथ था 6%, 2009 के बाद 6% ग्रोथ था। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके पॉवर्टी रिड्यूस किया बांग्लादेश के अंदर। 95% ऑफ पॉपुलेशन नाउ हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बांग्लादेश के अंदर हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं था उनके आने से पहले। फिर अब बांग्लादेश के अंदर 95% पॉपुलेशन के पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस है, ठीक है। फिर बहुत ज़्यादा लोगों को पॉवर्टी से अंदर से बाहर लेके आए। फिर रोहिंग्या क्राइसिस जब चालू हुआ, म्यांमार से रोहिंग्या जब बांग्लादेश में आने लगा, फिर उन्होंने रोहिंग्या को सपोर्ट किया और उनको रहने के लिए जगह प्रोवाइड की, जिसको दुनिया में उनकी जो ये डिसीजन था रोहिंग्या को शरण देना, ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ। और बांग्लादेश के लिए जो सिक्योरिटी थ्रेट था, बहुत ज़्यादा रेडिकल इस्लामिस्ट जो लोग थे बांग्लादेश के अंदर, उनको कड़े हाथों से आयरन लेडी बन के उनको ठीक ठाक से जो डिज़र्व करते, जो सज़ा उन लोगों को डिज़र्व होता है, तो वही सज़ा दिया और अरेस्ट किया और जेल में डाले, ठीक है। तो ये सब मेजर काम उन्होंने बांग्लादेश के लिए किया, लेकिन उनको अंत में मिला क्या? बांग्लादेश को छोड़नी पड़ी इस एक प्लॉटेड आंदोलन के वजह से उनको
बांग्लादेश छोड़नी पड़ी बाद में, ठीक है। उन्होंने एक बार बोला था कि ओवर 15 ईयर्स आई बिल्ड दिस कंट्री, व्हाट डिड नॉट आई डू फॉर द पीपल। मतलब उन्होंने बोला कि मैं जितना हो सका मुझसे उतना हम बांग्लादेश के लिए किए हैं। तो ये शेख हसीना जी का बातें थे। तो अब आते हैं वकारुज्जमान, ठीक है। तो जब शेख हसीना जी बांग्लादेश छोड़े उसके बाद सबसे पहले ये इंसान जनरल वकारुज्जमान प्रेस के सामने आए। उन्होंने बोला कि देश के अंदर जो अब इंस्टेबिलिटी का जो सिचुएशन चल रहा है इसका पूरा कंट्रोल आर्मी लेगा, मतलब वकारुज्जमान ले रहा है, और देश को स्टेबलाइज करके देश के अंदर एक इंटरिम गवर्नमेंट बना के फिर वो इंटरिम गवर्नमेंट बाद में जाके एक फेयर इलेक्शन करवाएगा और इलेक्शन के बाद एक चुनी हुई गवर्नमेंट देश को रूल करेगा, ठीक है। ये था उनका पहला एड्रेस। तो अब ये शेख हसीना जी के साथ इनका जो रिलेशन था इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक तरीके से देखा जाए ये जो वकारुज्जमान है ये शेख हसीना जी की एक कज़न सिस्टर थी, उनकी हस्बैंड है, ठीक है। एक तरीके से ये दोनों शेख हसीना जी और ये वकारुज्जमान ये दोनों एक तरीके से रिलेटिव हुए, ठीक है। तो इन दोनों का रिलेशन भी हमने देख लिए, और जो पॉलिटिकल मतलब इंस्टेबिलिटी के जब शुरू हुआ शेख हसीना जी जाने के बाद सबसे पहले इन्होंने प्रेस के सामने क्या बोला वो भी हम लोग जान लिए। ये वकारुज्जमान जिनकी हस्बैंड थी वो एक तरीके से इनकी कजिन सिस्टर थी शेख हसीना जी का, और उस कजिन सिस्टर की जो पिताजी थे तो उस कजिन सिस्टर का जो पिताजी थे वो भी बांग्लादेश के अंदर आर्मी चीफ थे वकारुज्जमान के पहले, ठीक है। तो ये हो गया इन दोनों का रिलेशन, और जो प्रेस रिलीज उन्होंने पहली बार दिया था वकारुज्जमान वो भी हम लोग जान लिए। फिर अब आते हैं एक क्लेम मतलब शेख हसीना जी जब आंदोलन चल रहा था बांग्लादेश के अंदर उनके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उन्होंने एक बात बोली थी। वो बात क्या है? शेख हसीना जी बोली थी कि एक वेस्टर्न वाइट मैन है जिन्होंने शेख हसीना जी के पास आया और शेख हसीना जी को बोला कि आपका जो बांग्लादेश के अंदर जो सेंट मार्टिन आइलैंड आता है उस सेंट मार्टिन आइलैंड को बांग्लादेश अगर छोड़ दे, अगर उसके ऊपर बांग्लादेश का जो क्लेम है मतलब बांग्लादेश का जो लैंड है वो जो सेंट मार्टिन वाला आइलैंड अगर बांग्लादेश वो छोड़ दे तो बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना जी पूरा जितना दिन चाहे बांग्लादेश के एज ए पीएम बांग्लादेश के अंदर रह सकती है और वेस्ट की तरफ से पूरा सपोर्ट उनको रहेगा। ये उनका एक कंट्रोवर्शियल बातें है जो उन्होंने बांग्लादेश में जब उनके खिलाफ जो चल रहा था, जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था उसके टाइम उन्होंने बोला। तो अब पहले हम देखेंगे ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है ये है कहाँ पे। अगर ये मैप में देखें ये रहा हम बांग्लादेश, ठीक है, ये रहा बांग्लादेश, मतलब ये वाला एरिया हो गया बांग्लादेश और ये वाला एरिया हो गया म्यांमार, ठीक है। तो अब अगर मैप में देखें ये जो येलो डॉट है ये है सेंट मार्टिन आइलैंड, इसको अगर बड़ा करें ये है सेंट मार्टिन आइलैंड जो कि ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, लगभग 10 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, ये उससे थोड़ा ज़्यादा या कम होगा, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो उतना ही साइज का एक आइलैंड है जो कि म्यांमार के कोस्ट से भी बहुत नज़दीक है और बांग्लादेश से भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो बांग्लादेश से मान लीजिए आप 9 से 8 किलोमीटर और म्यांमार से 6 से 7 किलोमीटर डिस्टेंस में है ये सेंट मार्टिन आइलैंड, ठीक है। तो ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है इसको उस वेस्टर्न मैन जो हसीना जी के पास आए थे उन्होंने बोला कि इस आइलैंड को अगर बांग्लादेश छोड़ देता है तो बांग्लादेश के अंदर पीएम बन के शेख हसीना जी इंडिफिनिट टाइम के लिए, मतलब जितना दिन वो चाहे वो एज ए पीएम रह सकता है और वेस्ट का पूरा सपोर्ट उनके पीछे रहेगा, ठीक है। तो ये उनका बातें थे और उन्होंने बोला लेकिन शेख हसीना जी वो सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं छोड़ा, ठीक है। वो सेंट मार्टिन आइलैंड वेस्ट वाले के हाथ में, उस इंसान के हाथ में नहीं दिया। इसी वजह से वेस्ट ने बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना जी के खिलाफ एक ये जो आंदोलन है इसको प्लॉट किया। तो ये उनका क्लेम था, शेख हसीना जी का ये क्लेम था, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझ लिए। अब हम आते हैं एक और इंसान के पास। अब हम देखेंगे एक और इंसान जो कि पिक्चर में बाद में आता है। जब शेख हसीना जी बांग्लादेश छोड़ के इंडिया आ जाती है और वकारुज्जमान बोल देता है कि हम लोग इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, फिर एक ये इंसान अचानक से पिक्चर में आती है। इनका प्यारा सा फेस है, ये क्यूट सा फेस है इनका,
हंसते हुए, इनका नाम है मोहम्मद यूनुस। अब फिलहाल अभी पहले इनका परिचय थोड़ा सा ले लेते हैं। ये कौन है? ये है एक नोबेल प्राइज़ विनर, 2006 में इनको मिला। अब इनको किस लिए नोबेल प्राइज़ मिला? शांति का मतलब नोबेल प्राइज़ इन पीस। अब इनको अब ये समझनी है, एक ये जो इंसान है मोहम्मद यूनुस, इनको नोबेल प्राइज़ तो मिल गया, हमने सुना और जाना, न्यूज़ में भी देखे थे कि इनको शांति के लिए पीस प्राइज़ इनको मिला, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या था जी, इनको अचानक से पीस प्राइज़ दिया गया। तो अगर इनका जो काम है, मतलब इनका जो जिस वजह से इनको पीस प्राइज़ दिया था, उसका नाम था, मतलब वो जो कॉन्सेप्ट था, उसका कॉन्सेप्ट था ग्रामीण बैंक, जो कि एक सोशल बिजनेस मॉडल के ऊपर बेस्ड था। अब ये सोशल बिजनेस मॉडल क्या है? उन्होंने बोला कि अगर मान लीजिए किसी इंसान के पास थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो इन्वेस्ट किसके पास कर देगा? एक गरीब इंसान जो जिसके पास पैसा उतना है नहीं, लेकिन वो छोटा सा अगर बिजनेस कर पाए तो उसका ज़िंदगी सही हो जाएगा। तो मान लीजिए जिनके पास एक्स्ट्रा थोड़ा सा पैसा है, वो पैसा उस गरीब इंसान को दे देगा। उसको उसी पैसे को इन्वेस्ट करके वो गरीब इंसान कुछ ना कुछ खरीदेगा, या तो मान लीजिए कोई छोटा सा बिजनेस इस्टेब्लिश करेगा, या तो मान लीजिए एक ऑटो या तो छोटा सा टोटो जैसे गाड़ी जो होता है, रिक्शा जैसे ऐसे गाड़ी खरीद लेगा, फिर उसको यूज़ करके उससे भाड़ा कमा के फिर प्रॉफिट थोड़ा करके जो इन्वेस्टर ने पैसा दिया था उसको इन्वेस्टर का भी पैसा लौटाएगा, और फिर उससे जो प्रॉफिट आएगा उस छोटे से बिजनेस से, तो उस प्रॉफिट से वो फिर से अपना बिजनेस आगे लेके जाएगा। लेकिन जो इन्वेस्ट करेगा वो इस इन्वेस्टमेंट से उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाएगा, ठीक है। ये था उनका मॉडल। उनका मॉडल ये था कि जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा पैसा जो पैसा उनके पास एक्स्ट्रा है, वो पैसा लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको देगा। उसी छोटे से पैसे से वो जो गरीब इंसान है वो कुछ छोटा मोटा बिजनेस करेगा, फिर उससे कोई मुनाफा कमाएगा, मतलब प्रॉफिट कमाएगा। उस प्रॉफिट वो अपने पास रखेगा और जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया था वो इन्वेस्टर को वापस कर देगा। इसमें इन्वेस्टर की उतने ज़्यादा प्रॉफिट होगा नहीं, ठीक है। मतलब वो प्रॉफिट के लिए ये बिज़नेस नहीं करेगा, ये बिज़नेस इसलिए करेगा कि सोशल बिजनेस मॉडल है, मतलब सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए। जो गरीब है वो उसको भी मेन स्ट्रीम में, उसको भी ऊपर लेके आना चाहिए। ये था उनका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये लगभग एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक मॉडल था, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट तो करेगा नहीं, लेकिन अपना पैसा, जो एक्स्ट्रा पैसा है उनके पास, वो लोगों के, गरीब लोगों के अंदर बांट के उनको छोटे छोटे बिजनेस को करने के लिए उत्साहित करेगा, और उनके लिए छोटा बिजनेस अगर इस्टेब्लिश भी करने के लिए हेल्प करेगा पैसा देके। तो ये था उनका मॉडल, और इस मॉडल के ऊपर बेस करके उन्होंने ग्रामीण बैंक बनाया, ठीक है, जिसमें जो इंटरेस्ट था वो बहुत ही कम था, एकदम मिनिमम लेवल पे था, लोगों को पैसा देना उन्होंने चालू किया। तो अगर इस मॉडल को हम देखें तो ऐसे मॉडल इंडिया के अंदर हर एक बैंक, इंडियन गवर्नमेंट बार बार अनाउंस करता है। ये मुद्रा लोन हो गया, ये जो भी रिजर्वेशन के अंदर जो लोग आते हैं, SC ST वाले, उनके लिए अलग से लोन होता है, जो जिसमें छोटे बिजनेस वो कर सकता है। इसमें इंटरेस्ट बहुत कम है। जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो इंडिया के अंदर है, उनके लिए भी यही बहुत सारे स्कीम गवर्नमेंट ने बहुत पहले से, जो आज के गवर्नमेंट था उसके प्रीवियस वाले जो गवर्नमेंट थे वो लोग, और बहुत सारे बैंक खुद से ये सब करते रहते हैं। तो इसी हिसाब से तो अगर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है तो ऐसे तो इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को नोबेल प्राइज़ देना चाहिए। सिर्फ इंडिया के अंदर भी नहीं, इंडिया के बाहर भी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे देश में ऐसे प्रोजेक्ट चलते हैं, लोग गरीब लोगों के हेल्प करने के लिए, ये सारे सब प्रोजेक्ट तो इसी पर चलते हुए उनको भी देना चाहिए। तो एक्चुअली बात ये है कि ये जो नोबेल पीस प्राइज़ है, ये एक्चुअली एक पॉलिटिकल प्राइज़ है। एक्चुअली इसका कोई उतना वैल्यू होता नहीं। इसमें जो प्राइज़ होता है, ये प्राइज़ एक्चुअली अरेंज किया जाता है। मेरा मानना ये कि ये प्राइज़ लगभग अरेंज किया जाता है कि मोहम्मद यूनुस ने जो काम किया, वो काम ऐसा कोई नोबेल प्राइज़ विनर के लिए उतना बड़ा काम कुछ है नहीं। मतलब उसमें अलग से कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं, जो कि सारे देश में, मान लीजिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, बैंक के अंदर बहुत सारे बैंक ने 20,000 लोगों को, गरीब लोगों को 20,000, 30,000, लगभग 50,000, कभी कोई बैंक तो गवर्नमेंट का स्कीम आता है जहाँ पे 1 लाख भी लोन दे देता है। तो वो गरीब इंसान वो 1 लाख लोन लेता है, उससे एक छोटा सा टोटो या तो रिक्शो खरीद लेता है, फिर उसको चला के अपना पेट भरता है, कमाता है। बहुत सारे बार ऐसा होता है कि वो जो बैंक ने जो पैसा दिया है उस गरीब रिक्शो पुलर को, वो पैसे के लिए जो इंटरेस्ट है, ऐसे इंटरेस्ट तो छोड़ दीजिए, वो जो मेन जो इन्वेस्टमेंट था वो भी वापस नहीं लेता है। वो कभी कभार NPA हो जाता है। NPA मतलब नॉन
प्रॉफिटिंग एसेट जो होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक के अंदर जो होता है वो NPA हो जाता है। तो ऐसा तो बहुत सारे बैंक, बहुत सारे स्कीम इंडिया के अंदर आया हुआ है। तो इंडिया के अंदर तो किसी को इसके वजह से, इस प्लान की वजह से नोबेल तो मिला नहीं कभी शांति के लिए, तो लेकिन इनको मिला। इनको इसीलिए मिला कि इनको नोबेल इन्होंने जीता नहीं, इनके लिए नोबेल को इनको दिया गया, अरेंज करके दिया गया। ठीक है, तो ये है वो कैरेक्टर जो, अब इनके बारे में हम लोग जान लिए, इनका बिजनेस प्लान जो था, इनका जो नोबेल विनिंग प्राइज़ था, ये सारे घटना हम लोग जान लिए। और ये एक जो है, ये इसका एक दूसरा आइडेंटिटी भी है, जो कि है ये USA के अंदर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी मतलब जो बराक ओबामा, जो बाइडेन, हाँ, बिल क्लिंटन, इन लोगों का जो पार्टी है, एक पार्टी डोनाल्ड ट्रम्प का जो रिपब्लिकन है, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उस पार्टी के बहुत ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, बराक ओबामा और जो बाइडेन के जो पार्टी है उनके बहुत ज़्यादा क्लोज है। इनका ये सेकंड आइडेंटिटी भी है ये। और इसी इंसान को बाद में जब बांग्लादेश के शेख हसीना जी जाने के बाद जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया, उसका हेड करवा दिया गया था। ठीक है, उनको जो मेन जो फेस था वही बना। बाद में ये वेस्ट से आए, अचानक से वेस्ट से उड़ के आए बांग्लादेश के अंदर और बन गया हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, मोहम्मद यूनुस, इनके बारे में जान लिए। और अब जानेंगे मोहम्मद यूनुस और बाकी ये सारे जो नाम है, सलाउद्दीन अहमद, आसिफ नजरुल, अली दूर रहमान खान, AF हसन, अब ये सारे लोग मिलके, ये सारे जो 15-16 लोग हैं, इनमें से 3 स्टूडेंट भी है, एक तो नाहिद इस्लाम, आसिफ मोहम्मद, ये सारे मिलके एक गवर्नमेंट फॉर्म किए, इंटरिम गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, जिनका काम है अभी फ़िलहाल बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना और एक टाइम के बाद बांग्लादेश के अंदर एक फेयर इलेक्शन करवाना। तो ये सब मिलके ये बनाया, ये इंटरिम गवर्नमेंट बना लिए। अब थोड़ा सा देखेंगे बांग्लादेश के साथ इंडिया का जो रिलेशन पहले था और अब है। पहले क्या था, बांग्लादेश और इंडिया एक क्लोज नेबरहुड का जो रिलेशन है वो एंजॉय कर रहा था। बांग्लादेश को भी फ़ायदा मिल रहा था इकोनॉमिकल, और इंडिया को भी मिल रहा था। ये शेख हसीना जी के टाइम चल रहा था। बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे एक तो रोड का प्रोजेक्ट चल रहा था बांग्लादेश, जो कि इंडिया से, कोलकाता से डायरेक्ट बांग्लादेश मतलब क्रॉस करके अगरतला पहुंचने के लिए रेल लाइन, रोड, ये सब बनने की बात हो के रखी थी शेख हसीना जी के साथ। और जो नदियां है, मतलब गंगा जो बांग्लादेश के अंदर जाके पद्दा हो जाता है, या ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश के अंदर जाके जमुना हो जाता है, ये सारे रोड जो नदी है, इनके यूज़ करके आने जाने का रास्ता, मतलब जो कि COS होता है, मतलब नदी का जो रास्ता होता है, पानी का जो रास्ता होता है, उसको यूटिलाइज करने का प्लान बन रहा था। ये सारे चीज़ हो रहा था। बांग्लादेश के अंदर रशिया की मदद से, इंडिया की हेल्प से एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा था, और इंडिया से बहुत ज़्यादा सामान बांग्लादेश के अंदर एक्सपोर्ट होता था। ये सारे चीज़ हो रहा था जब शेख हसीना जी थे। दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा था। कुछ प्रॉब्लम थे, जैसे कि तीस्ता वाटर ट्रीटी में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, मतलब जो वाटर शेयरिंग जो प्रॉब्लम है। फिर रीजनल थोड़ा बहुत इन्फिल्ट्रेशन, मतलब वो इलीगल माइग्रेंट का प्रॉब्लम चल ही रहा था पहले से, और शेख हसीना जी के टाइम में भी था। ठीक है, बॉर्डर इशू थोड़ा बहुत, जो भी बहुत ज़्यादा, और जो एक चीज़ शेख हसीना जी के टाइम में इंडिया के साथ एकदम सही हुआ, वो है बॉर्डर इशू बहुत ज़्यादा रिजॉल्व हो गया था। मतलब जितना भी बॉर्डर इशू था बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, वो सारे चीज़ रिजॉल्व होने के कगार में थे। ठीक है, तो लेकिन अब जब से शेख हसीना जी बांग्लादेश छोड़ के चली गई है, उसके बाद से बांग्लादेश के साथ इंडिया का जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो चुका है। मतलब बांग्लादेश और इंडिया का जो रिलेशन है वो बहुत नीचे चला गया है। बहुत सारे बिजनेस में इंडिया जो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता था, ये सारे चीज़ रुकवा दिया गया है, और बांग्लादेश के अंदर एक इंडिया के एंटी इंडिया मूवमेंट चालू हो गया है। हर किसी के मुंह में बस एक ही दुश्मन है, जो कि इंडिया, जबकि इंडिया बांग्लादेश को लेके उतना इंटरेस्टेड है ही नहीं, क्योंकि उस देश में है ही क्या, वो तो देश ही बना इंडिया ने उस देश को बनाया। फिर उसका खाना पीना, खर्चा पानी सब इंडिया ही देता था, मतलब देता है। उनके जो भी अगर मेडिकल ट्रीटमेंट होना है तो वो लोग इंडिया आ जाते हैं, उनको घूमना होता है तो इंडिया आ जाते हैं। चावल चाहिए तो इंडिया देगा, खाना चाहिए, प्याज चाहिए, आलू चाहिए, सब इंडिया भेजता है। तो ये लोग पता नहीं क्यों और कैसे बांग्लादेश के अंदर इंडिया के खिलाफ एक बेवजह, कोई कारण नहीं है। इंडिया कभी भी बांग्लादेश के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी इंडिया के खिलाफ एक एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट है वो बांग्लादेश के अंदर धीरे धीरे करके ऊपर आई, और अब तो एकदम उफान में है। हर कोई जो भी दिक्कत है, पानी बंद है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बांग्लादेश के अंदर, कोई वो खुद बांग्लादेश अपना इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना पा रहा है, तो दोष किसका है? इंडिया का। जो भी हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, सारे ब्लेम किसके ऊपर आ रहा है? अभी इंडिया के ऊपर, जबकि इंडिया के साथ बांग्लादेश का उतना कोई
इंडिया बांग्लादेश को लेके अपने देश में कुछ भी करो भाई बांग्लादेश में, लेकिन अब हर बात में इंडिया इंडिया मत करो। ये इंडिया का जो बात सोच है यही है। लेकिन पता नहीं क्यों इंडिया बांग्लादेश के अंदर अभी इंडिया का जो एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट है ये उफान पे है। ठीक है, अब ये जो एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट है बांग्लादेश के अंदर इंडिया के खिलाफ, तो इसके पीछे वो लोग क्या रीज़न देते हैं? एक तो रीज़न देता है कि इंडिया के अंदर एंटी मुस्लिम चल रहा है, कि इंडिया के जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एंटी मुस्लिम है, जो कि सच नहीं है। अगर एंटी मुस्लिम होता तो बहुत सारे हमारे यहाँ पे हर जब यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम होता है तो उसमें हम लोग देखेंगे बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट सिलेक्ट होकर IPS IAS IRS IFS बनते हैं। इंडिया का प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी बने थे, जो कि दुनिया का महान साइंटिस्ट थे। ठीक है, इंडिया कभी भी एंटी मुस्लिम कभी हुआ ही नहीं इंडिया कभी। इंडिया के अंदर ये सेकुलरिज्म, जो अगर कोई देश सेकुलरिज्म इस वर्ड और डेमोक्रेसी इस वर्ड को प्रॉपर तरीके से फॉलो करता है तो वो हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, तो जो भी है बांग्लादेश के अंदर ये बोला जाता है कि वर्तमान में इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो एंटी मुस्लिम है, और इंडिया के अंदर मुस्लिमों की किलिंग्स किया जाता है, और बांग्लादेश और इंडिया बॉर्डर में इंडियन BSF ने बहुत सारे बांग्लादेशियों को मारा है। ये सारे चीज़ बांग्लादेश के जो अब के इंटरिम गवर्नमेंट है वो भी बोलता है, और वो पब्लिक जब बोलता है ये सब बातें तो उसको सपोर्ट भी करता है। तो करके जो अपना जो कमियां है, जो खामियां है वो छुपाने के लिए ये सब हो रहा है अभी। ठीक है, ये हो गया जो आज जो बांग्लादेश के अंदर जो इंडिया के खिलाफ सेंटीमेंट चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लिया। अब हम देखेंगे ये लोग इतना ज़्यादा दिमाग से पैदल है बांग्लादेश वाले। ये लोग बोल रहे हैं कि अभी एंटी इंडिया बोलते बोलते अब ये बोल रहा है कि अगर इंडिया का जो मैप देखिए, मैप में ये वाला जो हिस्सा है जो कि सिलीगुड़ी, जिसको हम ये मैप में ये वाला हिस्सा, इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोला जाता है। तो ये इंडिया का चिकन नेक मतलब अगर नॉर्थ ईस्ट में इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट हिस्सा है उसमें जाना है तो मेनलैंड इंडिया से, तो यही एक रास्ता है जिससे हम डायरेक्टली नॉर्थ ईस्ट पहुँचते हैं। तो अब बांग्लादेश बोल रहा है कि जैसे तैसे करके वो लोग ये नॉर्थ ईस्ट वाला ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जहाँ से नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है उसको ले लेंगे और बंद कर देंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है, पहले तो बांग्लादेश के अंदर जो भी आर्मी है वो इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है। जो बांग्लादेश वाले हैं ये 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था उसमें क्या हुआ था, उसमें उस टाइम पाकिस्तानी आर्मी के पास इंडिया से ज़्यादा एडवांस्ड हथियार थे जो कि यूएस से सप्लाई करके यूएस ने दिया था फ्री में। ठीक है, सारे एडवांस हथियार सब कुछ लेके इंडिया को हरा नहीं पाए, जबकि उस टाइम पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी जो आर्मामेंटम था जो भी इंडिया से एडवांस था। मतलब इंडिया के पास उतना था नहीं, उतना सामान, उतना गोला, बस एक चीज़ था इंडियन के पास जो है टैलेंट, दिमाग था, जीत लिए। तब नहीं कर पाए तो आप घंटा करेंगे। अब बात यह है कि इंडिया को अब जब ये बांग्लादेश बांग्लादेश के अंदर जब ऐसे वार के जो बातें हैं, जो हम लड़ लेंगे इंडिया को मार देंगे, चिकन नेक ले लेंगे, नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, ये सब जब बातें हो रहा है तब इंडिया को क्या बांग्लादेश के साथ जंग करनी चाहिए? मेरा मानना ये है कि कभी भी बांग्लादेश के साथ कुछ जंग करना ही नहीं है हमें, क्योंकि ये बांग्लादेश आगे जाके एक फेल्ड, अगर उसमें गवर्नमेंट नहीं, एक चुनी हुई गवर्नमेंट नहीं आता है तो ये बांग्लादेश आगे जाके एक फेल्ड नेशन होगा। ठीक है, हमें अब कुछ नहीं करना है। अगर हम जंग में जाते भी हैं तो हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक नेवल ब्लॉकेट लगा देंगे अगर बे ऑफ बंगाल में, और यहाँ से बॉर्डर को सील कर देंगे, तो ऐसे ही बांग्लादेश की हुक्का पानी बंद हो जाएगा, बिना खा पी के मर जाएंगे लोग वहाँ पे, ऐसे सिविल वॉर चालू हो जाएगा। तो इनके साथ हमें लड़ना ही नहीं है। अगर इनको हमें मतलब टेंशन देनी भी है तो बस हमें यहाँ पे एक नेवल ब्लॉकेट लगानी है और यहाँ का बॉर्डर को प्रॉपर तरीके से सील कर देना है कि कोई अंदर आ नहीं पाए और जा नहीं पाए। ठीक है, तो जो भी है ये हो गया जंग के टैक्टिक्स। तो ये सारे चीज़ तो एक तरफ, लेकिन अब जो बातें हैं तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ये सारे प्रॉब्लम चल रहा है शेख हसीना जी के जाने के बाद। ये चिकन नेक को लेके बात चल रहा है, फिर नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग कर देंगे। बांग्लादेश वाले इतना नहीं सोच पा रहे हैं कि अगर जब इस पर मतलब अगर किसी बंदे को अब इतना ज़्यादा मतलब इंडिया के जो वीक पॉइंट है ये जो चिकन नेक, इसके ऊपर हाथ आएगा तो इंडिया तो ऐसे ही चुप नहीं बैठेगा, तो ऐसे ही मारना चालू कर देंगे, तो 2 दिन में बांग्लादेश ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो जंग की कोई बात ही है नहीं यहाँ पे। बांग्लादेश को
बांग्लादेश अभी जो बोलना है उसको चुपचाप सुनते जाओ, और बाद में जब मौका टाइम आए सही तरीके से तो बस यहाँ पे सील नेवल ब्लॉकेट लगाओ, यहाँ से बॉर्डर को सील करो और खाना पीना सब बंद कर दो बांग्लादेशी को। अपने बिजली तो खुद लोग बनाते नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी भी इंडिया से लेता है, सारी चीज़ बंद कर दो, आप अपने आप ठिकाने पे आ जाएंगे सब कुछ। जो भी है ये है इंडिया और बांग्लादेश का आपके अभी जो रिलेशन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये हमारे जो कोशिश है आप लोगों को अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा और जय हिंद।